ये क्या हाल है आप सभी के। वेलकम टू सीएससी गुरुकुल चैनल। जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि हमारा जो सीरीज़ चल रहा था ये उसका एंड पॉइंट है, क्योंकि मैंने आप लोगों से क्या बोला था कि भाई मैं आपको अनरेड PYQ इंपॉर्टेंट ला के दूंगा किसके, मॉडर्न हिस्ट्री के। ठीक है, अब मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे कि हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखा, ये लास्ट पार्ट है 1938 से 1947। ठीक है, यहाँ हमारे 100 PYQs कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, जो इस सीरीज़ से बैक टू बैक जुड़ा हुआ है वो समझ रहा है कि मैं आपको कितने कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा रहा हूँ, साथ के साथ जो क्वेश्चन में आ रहे हैं वही नहीं और भी हम चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, तो अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं ज़्यादा टाइम लेते हुए। देखो, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने एनडीए 2010 में आया था। क्या बोला गया है कि द हरिपुरा कांग्रेस रिमेन्स टू माइलस्टोन इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल बिकॉज। देखो, एक बात मैं बता देता हूँ, आपका प्रीलिम्स पास में 24 मई में आप लोगों का प्रीलिम्स होना है यूपीएससी का। ठीक है, कभी भी जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, एक तो माइंड को बिल्कुल शांत रखो और कीवर्ड्स पे हाईलाइट करो। लाइक जैसे इसने बोला कि मील का पत्थर, माइलस्टोन बोला, हरिपुरा कांग्रेस की बात कर रहे हैं, हरिपुरा कांग्रेस सेशन की बात हो रही है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हुआ क्या था उस सेशन में, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब धीरे धीरे मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, क्योंकि हमारी रिवीजन क्लास है। ठीक है, तो अब पहले ऑप्शन पढ़िएगा। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि इट डिक्लेयर वॉर ऑन ब्रिटिश एम्पायर, मतलब इसने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। आपको लगता है कि 1938 में ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पर हमारे महात्मा गांधी जी आए हैं, जो नॉन वायलेंस की बात कर रहे हैं, इनसे जुड़े हुए सुभाष चंद्र बोस जी, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, जो इनके एज ए स्टूडेंट भी रहे हैं। ठीक है, ये भी दोनों वो उग्रवादी सोच के हैं, बट इनको थोड़ा सा जो इन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है वो हमारे महात्मा गांधी जी का पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये पढ़े लिखे लोग हैं। जब बात पढ़े लिखे लोगों की बात हो रही है और बात हो रही है 1938 में, क्या पॉसिबल है कि पढ़े लिखे लोग सीधा युद्ध छेड़ देंगे ब्रिटिश साम्राज्य के लिए? नहीं ना, क्योंकि अब हमारा युद्ध कैसे चल रहा था, अब हमारा युद्ध चल रहा था पॉलिटिकल, ठीक है, लॉफुल। इस हिसाब से हम अपना क्या कर रहे थे, हम अपनी आज़ादी की बात कर रहे थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो एक्सट्रीम है, दिस इज द रॉन्ग। ठीक है, पहली गलत होगी। अब दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पहली गलत होगी। इट अनोइंटेड जवाहरलाल नेहरू एज द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसने जवाहरलाल, जो ये हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन है, इसने बोला भाई जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी हैं को भारत के भावी प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। भावी प्रधानमंत्री, भाई ये 1938 की बात है, देश आज़ाद हुआ 1947। ठीक है, क्या 10 साल पहले ही बोल दिया था, क्या भविष्यवाणी हो गई थी? नहीं ना, 1938 तक तो हम लोग लड़ रहे थे अपनी आज़ादी के लिए, हमको तो ये भी नहीं पता था कि आज़ादी मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन संघर्ष जारी था। तो दिस इज स्टेटमेंट रॉन्ग। ठीक है, सी ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडिया ऑफ अ प्लानिंग कमीशन। इस योजना आयोग के विचार की शुरुआत हुई। इसमें योजना आयोग के विचार मतलब प्लानिंग कमीशन के आइडिया इसको रखा गया इसमें। ठीक है, यहाँ थोड़ा होल्ड करते हैं क्योंकि न्यूट्रल स्टेटमेंट लग रहा है। हाँ भाई रखा होगा, क्योंकि सेशन हो रहा है, वो सारी चीज़ें रखते हैं, तो ये भी रखा होगा। ठीक है, सेकंड लास्ट ऑप्शन पढ़ रहे हैं, डी द एक्सपेक्टेशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द कांग्रेस। इसमें कांग्रेस द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 को स्वीकार किया गया। किसकी बात कर रहे हैं? 1935 को स्वीकार किया गया। क्या आपको लगता है, मतलब हम 3 साल बाद एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब जो 1935 में जो एक्ट पास हुआ है उसको हम 3 साल बाद, 3 ईयर लेटर हम उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ भाई हमें एक्सेप्ट है? ये तो गलत है ना। रोलेट एक्ट भाई 1919 में आया था, तुरंत विरोध किया था हमने। साइमन कमीशन 1928 में आया था, तुरंत विरोध किया था। इस पर भी विरोध कर सकते थे भाई। 1935 एक्ट जो है इसको तो हम 1935 में ही विरोध करते थे ना, इसका 1938 में थोड़ा विरोध करेंगे जाके, सिंपल है। तो स्टेटमेंट क्या होगी? रॉन्ग होगी। तो आप जब माइंड को अपना शांत रखोगे तो आप चीज़ों को समझोगे, वहाँ कीवर्ड्स को पकड़ोगे तो आप आंसर तक चले जाओगे। यदि आंसर तक नहीं जाओगे तो 50-50 आप करके आओगे। और मैंने आपको बोला है कि 50-50 छोड़ना नहीं है। ठीक है, जब दो ऑप्शन आप लोगों के सामने बचे, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट, डी इज़ द रॉन्ग। ठीक है, अब हम यहाँ तक नहीं रुकेंगे, अब इसका हम ऑपरेशन करते हैं इस क्वेश्चन का। चलिए, अब आप एक बात बताइए मुझे, बात कौन से सेशन की हो रही है कांग्रेस की? आप कहोगे हरिपुरा सर। ठीक है, हम बात कर रहे हैं हरिपुरा। ये कांग्रेस का सेशन है हरिपुरा में, जो हरिपुरा में हुआ था। ठीक है, ये कब हुआ था ये बताइए? तो आप कहोगे सर 1938 में। अब मैं बोलूँगा इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे, मतलब अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहोगे सर हमको याद है, इसके जो प्रेसिडेंट जो सेलेक्ट किए गए थे, जो सेलेक्ट किए गए थे, वो कौन थे? हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, इतना आपको पर मालूम हो गया है। अब मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि ये हरिपुरा जो सेशन है इसको माइलस्टोन क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे किस चीज़ की बात की गई थी? यहाँ पे बात की गई थी आपकी नेशनल, ठीक है, प्लानिंग कमेटी की। बस समझ में आ गया? मतलब हिंदी में बोले तो उसको हम बोलेंगे राष्ट्रीय नियोजन समिति की बात की गई थी। किसकी? राष्ट्रीय नियोजन समिति की बात की गई। सिंपल। किसने विचार रखा? हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने। देखो भाई 1938 से पहले जितना भी, मतलब इस टाइम तक 1938 तक टिल 1938 तक 1938 तक 2
पर्सनैलिटी बहुत उभर रही थी, बहुत तेज़ी से अपनी थॉट्स के रीज़न से भी उभर रही थी, अपने विचारों को, उनके विचारों में जो बोलते हैं ना जोश था। ये दो पर्सनैलिटी कौन कौन थी? एक तो आपके सामने है हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, और एक थे हमारे प्यारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, ये दो पर्सनैलिटी थी जिनका टेम्परामेंट साइंटिफिक था। ठीक है, इनके विचार वैज्ञानिक विचारधारा थी। ठीक है, और सोशलिस्ट हर चीज़ में मतलब ये आगे रह रहे थे और गांधी जी को कहीं ना कहीं पसंद आ रहे थे। ठीक है, लेकिन जब बात की गई नेशनल प्लानिंग कमेटी की, तो ये किस पे बेस्ड थी नेशनल प्लानिंग कमेटी? इसका मोटिव क्या था पता है आप लोगों को? बताओ जल्दी, कौन बताएगा? कमेंट करें, फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को इसका मोटिव क्या था। देखो अब मैं बताता हूँ इसका मोटिव क्या था। इनका मोटिव था कि भाई हैवी इंडस्ट्रीज़ को लगाना, मतलब भारी उद्योग लगाना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाना, औद्योगिकरण बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बोल सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, औद्योगिकरण की बात कर रहे हैं। इनका बोलना था हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का, ये जो हरिपुरा आपका 1938 में जो सेशन था, कि भाई सिंपल है, हम लाए नेशनल प्लानिंग कमेटी, इसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो इकोनॉमी डेवलपमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए हैवी इंडस्ट्रियल बेस पे हो। ठीक है, पहली बात, साइंटिफिक डेवलपमेंट हो, स्टेट लीड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हो। तो इंडस्ट्रियल, देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा जब तो आपका प्रोडक्शन होगा, तभी क्या होगा, आपका प्रोडक्शन होगा। ठीक, जब आप लोगों का प्रोडक्शन होगा तो आपके लोगों के जेब में क्या आएगा? आपका ओके सर, जब प्रोडक्शन होगा, हमारा माल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा, तो हम लोगों के जेब में क्या आएगा? सॉरी, इंपोर्ट नहीं, यदि हमारा माल एक्सपोर्ट हो रहा है और प्रोडक्शन हो रहा है, तो आपकी जो इकोनॉमी है, जो आपका इकोनॉमी है वो क्या होगा? वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, बस समझ में आ गई? आपकी जीडीपी इंक्रीज़ होगी। जब जीडीपी इंक्रीज़ होगी तो आप लोगों की सैलरी बढ़ेगी, आप लोग अच्छी सुख सुविधाओं का उपभोग कर पाओगे, मतलब कंज्यूम कर पाओगे। बस समझ में आ गई? लेकिन यहीं पर 1938 में इसी सेशन में जब बात की गई थी ना नेशनल प्लानिंग कमेटी की, और ये बेस्ड थी हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, तो तभी हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा परेशान हो गए। क्यों परेशान हुए? गांधी जी हमारे कैसे हैं? गांधी जी की यदि आप वो पढ़ोगे ना, एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ, मतलब उनका नाम मैं याद नहीं कर रहा, जो मैं पढ़ी थी उनकी, जो उनकी वो थी बोलते हैं बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी ना, आप पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा गांधी जी थे, मतलब जो उनकी विचारधारा थी वे थी बिल्कुल ऐसी कि आप बोल सकते हो कि वो चाहते थे कि, जैसे आपने पढ़ा होगा गांधीवादी मॉडल, क्या आपने पढ़ा होगा गांधीवादी मॉडल के बारे में? ठीक है, जैसे आपके डीपीएसपी ने देखा ना, डीपीएसपी क्या बोलता है? कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। ठीक है, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आपका जो पशुपालन है ना, उसको बढ़ावा देना। तो ये सब क्या है? गांधीवादी मॉडल है। ठीक है, अब गांधी जी की इसी चीज़ पे गांधी जी ने अपनी जो पॉलिसी थी, गांधी जी की पॉलिसी क्या थी पता है आपको? चरखा नीति। क्या थी? चरखा पॉलिसी थी गांधी जी की। ठीक है, सूत काटना, चरखा चलाना, मतलब इस टाइप से उनकी एक पॉलिसी थी। लेकिन ये पॉलिसी के विरुद्ध सुभाष चंद्र बोस जी कौन सी पॉलिसी लिया है? हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। जवाहरलाल नेहरू जी ने भी सपोर्ट करा, बट गांधी जी के मन में कौन खटक गए? अब हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, और गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस जी को क्या बनाया था? हरिपुरा 1938 के एक्ट में, वो सॉरी सेशन में प्रेसिडेंट बनाया था। बस समझ में आ गया आप लोगों को इतना? ठीक है, तो आप ध्यान रखना इस चीज़ का, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको एक बात बता देता हूँ। अब इसी चीज़ में आपको बता रहा हूँ कि नेक्स्ट सेशन जो हुआ था 1939 में, 1938 में तो हरिपुरा में हुआ, उसके जो प्रेसिडेंट बने वो कौन बने? आपको कैसे? सुभाष चंद्र बोस। अब 1939 में एक और सेशन हुआ, मतलब नेक्स्ट ईयर जो सेशन हुआ वो कौन सा हुआ? त्रिपुरी सेशन। मैं हिंदी में लिखता हूँ, त्रिपुरी सेशन मतलब अधिवेशन हुआ। ठीक है, कब हुआ? 1939 में हुआ। अब सुभाष चंद्र बोस अपने कार्यों से प्रभावित तो हो रहे थे गांधी जी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के अलग अलग, जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के डिफरेंट अलग अलग वर्क थे ना, उनसे इफेक्टिव हो गए गांधी जी ने। उनको 1938 में हरिपुरा में, मतलब 1938 के हरिपुरा में उनको बना तो दिया था प्रेसिडेंट, बट जब 1938 में पास हमारा सॉरी जो सुभाष चंद्र जी बोस जी आए नेशनल प्लानिंग कमेटी, जो बेस्ड थी हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, उससे उनका मन खटक गया था गांधी जी का, क्योंकि गांधी जी तो हमारी चरखा नीति के थे। तो वे क्यों चाहेंगे 1939 में त्रिपुरी में कि वापस से सुभाष चंद्र बोस जी क्या बने? प्रेसिडेंट बने। वापस से तो नहीं बनाना चाहेंगे उन्हें, सिंपल सी बात है, जब मन में खटास आ गई गांधी जी की। ठीक है, तो भाई अब होता क्या है, लेकिन यहाँ एक और मैं आप लोगों को एक और बात बताने वाला हूँ कि 1938 में जब गांधी जी ने सुभाष चंद्र जी को प्रेसिडेंट बनाया था, किसका? हरिपुरा सेशन का, तो उस टाइम पे विरोध किसने किया था गांधी जी को? बताओ। तो आप कहोगे वे थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। उन्होंने विरोध किया था गांधी जी को कि भाई इनको हरिपुरा सेशन का प्रेसिडेंट मत बनाओ सुभाष चंद्र बोस जी को। ये बात कही थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ठीक, विरोध किया था गांधी जी का, ध्यान रखना इस बात का। ठीक, चलिए अब 1939 में हम त्रिपुरी सेशन की बात कर रहे हैं। त्रिपुरी सेशन में क्या हुआ था? अब 1939 में दोबारा रहा हूँ, सॉरी मैं पानी पीने चला गया था वीडियो को रोक के। चलो कंटिन्यू करते हैं। देखो 1939 में हुआ क्या था? 1939 में देखो
एक तो भैया वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, क्या चल रहा था, वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, ठीक है। अब 1939 में जब प्रेसिडेंट सिलेक्शन की बात आती है तो सुभाष चंद्र बोस जी बोलते हैं कि भाई ऐसा है, आप जिस भी प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करना चाहते हो वो होना चाहिए लेफ्ट विंग का। जिसका लेफ्ट विंग मतलब उग्रवादी, वो यदि उग्रवादी होगा इस त्रिपुरी जो सेशन का प्रेसिडेंट जो सेलेक्ट किया जाएगा, वो सुभाष चंद्र बोस जी का कहना था कि वो कैसा होना चाहिए, लेफ्ट विंग होना चाहिए, उग्रवादी होना चाहिए। उसका रीज़न क्यों है, क्योंकि भाई वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा है, ब्रिटिश अपने कमज़ोर दौर पर है और लेफ्ट विंग वाला इन पर क्या करेगा, हैवी हो जाएगा, समझ गए, इन पर क्या हो जाएगा, हावी होकर अपने देश को आज़ाद करा लेगा, मतलब हमारे इंडिया को आज़ाद करा लेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस जी अब ये चाहते थे कि इस सेशन का भी मैं ही क्या बनूँ, प्रेसिडेंट बनूँ, मैं ही इसका अध्यक्ष बनूँ, क्योंकि हमारे जो सुभाष चंद्र बोस जी थे तो वे कौन थे, वे उग्रवादी थे, वे लेफ्ट विंग थे, ठीक है। और वे चाहते थे कि उन्होंने प्लानिंग कर ली थी कि भाई वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा है, 1939 का समय है, ब्रिटिश कमज़ोर हो चुकी है, ब्रिटिश पे एक चोट मारेंगे हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, सिंपल, इतनी बात है। तो सुभाष चंद्र बोस जी चाहते थे कि भाई एक बार मुझे प्रेसिडेंट और सेलेक्ट करो, मैं खुद को बनवाना चाहते थे कि भाई मुझे प्रेसिडेंट एक बार बना दो। लेकिन हमारे महात्मा गांधी जी, प्यारे महात्मा गांधी जी, इनको तो चोट लग चुकी थी वैसे ही, इनको सुभाष चंद्र बोस जी इनको एक आँख नहीं भाने लगे, ठीक है, एक आँख नहीं भाते थे अब इनको ये, क्योंकि इनकी चरखा नीति के विरुद्ध थी ना इनकी नीति, जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी की थी, ठीक है, बस समझ में। अब होता ये है, जब तनाव हो गया, जब तनाव बढ़ने लगा, ठीक है, तो यार एक पेज ले लूँगा अलग से, जस्ट वेट है, मैं पेज ऐड कर लेता हूँ, टाइम दीजिए आप मुझे। मज़ा आ रहा है ना आप लोगों को पढ़ने में, बताना जरूर कमेंट करके, आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, प्यार दिखाओ अपना यार, आपके लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम लाने वाले हैं और भी मेंस के लिए भी, ठीक है। चलिए देखो, अब होता क्या है कि मैंने बताया कि भाई अब बात बिगड़ने लगी, तो पहली बार फर्स्ट टाइम मतलब 1938 तक हरिपुरा जो सेशन हुआ था जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी जो अभी हमने पढ़ा है ना, यहाँ तक जो भी प्रेसिडेंट आया था वो बिना इलेक्शन के आया था, विदाउट इलेक्ट होके आया था, ठीक है, विदाउट इलेक्टेड पर्सन प्रेसिडेंट बन रहे थे। बट अब विरोध होने लगा, दो विचारधाराएं आपस में टकराने लगी, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि भाई गरम दल का उग्रवादी लेफ्ट विंग का मेंबर 1939 में त्रिपुरी का क्या बने, प्रेसिडेंट बने। बट गांधी जी नहीं चाहते थे, उन्होंने देख लिया भैया, उन्होंने देख लिया सुभाष चंद्र बोस जी की विचारधारा को, वो गांधी जी की विचारधारा के खिलाफ थे, समझ रहे हो ना। अब वो क्या होता है, अब होता है चुनाव 1939 में, फर्स्ट टाइम त्रिपुरी सेशन में क्या हो रहा है, प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष चुनने के लिए क्या हो रहा है, चुनाव हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है भाई। ये आप नोट कर लेना, कहीं क्वेश्चन आया कि भाई किस सेशन में, मतलब इंडियन कांग्रेस नेशनल के INSC के किस सेशन में फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट चुनने के लिए इलेक्शन करवाना पड़ा, तो कौन सा था, आपको सर त्रिपुरी सेशन था, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, इतना बस समझ में आ गया। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन पे ही है, लेकिन मैं आपको एक डिटेल रिवीजन करवा रहा हूँ, ध्यान रखना है, ठीक है, बस समझ में आ गया। अब यहाँ क्या होता है, अब इलेक्शन हुआ तो अब देखो, जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन दो गुटों के बीच में हुआ, कौन कौन से, आप कहोगे सर, एक तो गरम दल जो मतलब लेफ्ट विंग और एक हमारे जो एक राइट विंग, ठीक है, इन दो के बीच क्या हुआ, इन दो के बीच हुआ इलेक्शन। लेफ्ट विंग से कौन खड़ा था, हमारे प्यारे सुभाष बोस जी, और राइट विंग से कौन खड़ा था, अब बताओ, राइट विंग से खड़े थे सीतारमैया, ठीक है, सीतारमैया राइट विंग के, और मतलब राइट विंग मतलब नरम दल और लेफ्ट विंग मतलब गरम दल, यहाँ से कौन खड़े थे, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी खड़े थे, ठीक है। अब वोट जीत किसकी हुई होगी, तो जीत हुई थी हमारे सुभाष चंद्र बोस जी की, विन हुए थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। एक बात और मैं बता देता हूँ, सीतारमैया की जगह गांधी जी चाहते थे किसको, गांधी जी चाहते थे कि भाई मौलाना आज़ाद जी को खड़ा किया जाए, सुन। तो मौलाना आज़ाद जी ने लेकिन अपना क्या करा था भैया, नाम वापस ले लिया था, बोला भैया मेरा नाम वापस ले लो, मैं नहीं खड़ा हो रहा हूँ, ठीक है। तो कौन खड़े हुए थे इनकी जगह, सीतारमैया जी खड़े हुए थे, और ये हार गए, जीता कौन, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, बस समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा, ठीक है। अब होता क्या है कि जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं ना, वो दिल पे ले लेते हैं, अपने दिल पे। अब बोलते ना कि भाई तूने तो अपने मन पे लगा ली बात, ठीक है, वो वाली बात है, महात्मा गांधी ने अपने दिल पे बात लगा दी कि भाई ये मेरी हार है, ठीक है। उन्होंने सीधा बोल दिया कि मेरी हार है, मेरी प्रतिष्ठा की हार है। तो भैया सुभाष चंद्र बोस जी बोले कि भाई देखो ऐसा है, मैं एक देश के महान व्यक्ति का जब ट्रस्ट नहीं जीत पाया तो मैं इस सेशन का प्रेसिडेंट बनने लायक नहीं हूँ, उन्होंने साफ बोल दिया था। फिर यहीं से ही हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या करा था, रिजाइनिंग दे दिया था, ठीक है, अपने पद से, फिर वे आगे बढ़े, बस समझ में। तो ये यहाँ पे बात खत्म हो गई, बस समझ में आ गई। मैंने आपको चीज़ें बता दी, बहुत सारी चीज़ें बताई यहाँ पे मैंने आपको,
ठीक है, जीत हुई थी लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी की। बस उन्होंने रिजाइनिंग दे दिया ये कह के कि भाई महात्मा गांधी ने जब दिल पे ली ना कि यार बस मैं हार गया, ये मेरी हार है, तो बस फिर सुभाष चंद्र बोले नहीं नहीं भैया आपकी हार नहीं है, हम तो रिजाइन करके जा रहे हैं। ठीक है, बस समझ में आ गई। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह देखो आ गया त्रिपुरी संकट आपके सामने। त्रिपुरी संकट 1939 मतलब त्रिपुरी संकट के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की? मैं ये आपको वहीं बताने वाला था पीछे, यहीं डिटेल दे देता, लेकिन दिन ही इस बारे में, क्योंकि मुझे पता था नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे ही है। ठीक है, तो अब बताइए आप, वो क्या स्वराज पार्टी, गदर पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक या भारतीय सेना? इंग्लिश में बोल देते हैं। आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम द प्रेसिडेंसी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉलोइंग द त्रिपुरी क्राइसिस 1939 सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड विच वन ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? किस एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या किया था, स्थापना दिया, फाउंड किया था? बताओ, क्या वो स्वराज है? नहीं सर, गदर भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री तो आप इतनी पढ़ के आ रहे हो। सिंपल सी बात है भैया, फॉरवर्ड ब्लॉक। किसका? फॉरवर्ड ब्लॉक का। ठीक है, बी इज़ द राइट। बस समझ में आ गया, बी इज़ द राइट। जो फॉरवर्ड ब्लॉक है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक, इसका मोटिव क्या था? सुभाष चंद्र बोस लेके तो आए, लेकिन इसका मोटिव पूछ लो, आपको मोटिव पता होना चाहिए। मोटिव क्या था? पहला मोटिव ये था कि भैया जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, कांग्रेस के अंदर जितना भी लेफ्ट विंग है, ठीक है, और जितने भी नेशनल पावर है, नेशनलाइजेशन पावर है, राष्ट्रवादी शक्तियाँ हैं, उनको क्या करना है? उनको सबको एक साथ लाना है, एकजुट करना है। ये इनका मेन मोटिव था। ठीक है, और ब्रिटिश शासन के खिलाफ तेज विरुद्ध मतलब क्या करना है? कार्य करना है, तेज संघर्ष चलाना है। ठीक है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्ट्रगल करना है। ये भी ब्लॉक फॉरवर्ड ब्लॉक का क्या था? मोटिव था। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, आ जाइए, बात आती है अब क्रिप्स मिशन की बात है। वो अमंग द फॉलोइंग वर ऑफिशियल कांग्रेस, ठीक है, नेगोशिएटर्स विद द क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के साथ आधिकारिक कांग्रेस वार्ताकार निम्नलिखित में से कौन थे? बताइए। देखो सिंपल सी बात है, क्या महात्मा गांधी और सरदार पटेल जी क्या मतलब नेगोशिएटर थे क्रिप्स मिशन में? मतलब क्रिप्स मिशन से जो वार्ता कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, उसमें महात्मा गांधी और सरदार पटेल, कभी आपने सुना? ये तो नहीं सुना होगा ना, क्योंकि महात्मा गांधी जी का नाम ज़्यादातर इरविन के साथ आ गया, वहाँ उन्होंने वार्ता करी है। ठीक है, यहाँ लेकिन क्रिप्स मिशन में नहीं किया था। दिस इज रॉन्ग। आचार्य जे बी कृपलानी और सी राजा गोपालाचारी, नहीं ये भी नहीं है। आगे बताऊंगा क्यों नहीं है। ठीक है, पंडित नेहरू एंड मौलाना आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड रफ़ी अहमद किदवई, ये भी नहीं है। तो सी इज़ द राइट आंसर है। बिकॉज उस टाइम पे जब क्रिप्स मिशन आया, ठीक है, जब आपका क्रिप्स मिशन आया 1942 में आया था। कब आया था क्रिप्स मिशन? आपको पता होना चाहिए कि 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। ठीक है, तो उस टाइम पर जो इंटरनेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? वे थे हमारे मौलाना आजाद जी। ठीक है, और उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर के रूप में कौन उभर रहा था? तो आप कहोगे सर जवाहरलाल नेहरू जी, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी ने तो छोड़ ही दी थी 1939 में स्किप कर दिए थे, तो छोड़ के चले गए थे। उन्होंने तो अपनी फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी बनाई थी, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, तो कौन बचे थे हमारे जो लीडर के रूप में? जवाहरलाल नेहरू जी। तो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है सर, अब मुझे एक बात बताइए सर, क्रिप्स मिशन को भेजा क्यों था? क्या रीज़न था क्रिप्स मिशन को भेजने का? ना देखो भाई, बात सिंपल है, भेजा क्यों गया था पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। उसका रीज़न क्या है? इसका मोटिव था भैया, वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, और वर्ल्ड वॉर सेकंड में क्रिप्स मिशन आता है हम लोगों को मनाने के लिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस को मनाने के लिए कि भाई हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए इंडियन का सपोर्ट। ठीक है, इसलिए क्रिप्स मिशन आया था कि भैया हम आपका जो है जो आपकी शर्तें हैं वो भी एक बार को हम थोड़ा देखेंगे, मानेंगे, है ना, बट आपसे हमें ये चाहिए कि प्लीज़ आप हमें वर्ल्ड वॉर सेकंड में सपोर्ट करें इंडियंस। ठीक, बात समझ में आई? क्योंकि इसी टाइम पर जो जापान है, जापान का डर बना हुआ था किस पर? हमारे इंडिया पर, क्योंकि जापान कभी भी अटैक कर सकता है वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में कौन कौन अगेंस्ट था। ठीक है, तो ब्रिटेन डरा हुआ था, तो इसलिए वो चाह रहा था कि प्लीज़ इंडियंस लोग सपोर्ट करें, क्योंकि हम यहाँ भी तो ब्रिटिश लोग हैं ना, ब्रिटिश लोग तो थे इंडिया में, उन्हें तो अपना डर बना हुआ था, इसलिए सपोर्ट मांग रहे हैं। इसलिए क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, है ना। दूसरी बात कि भाई ब्रिटेन की जितने भी बोलते हैं ना कि फ्रेंड कंट्री थी, फ्रेंडली कंट्री, मित्र दोस्त थे, जैसे अमेरिका, USA, ठीक है, आपका चाइना, ठीक है, आपका USSR, ये सब चाह रहे थे, इनको प्रेशर बना रहे थे किस पे? ब्रिटिश पे, कि भाई इंडियन का समर्थन लो, इंडियन की सपोर्ट लो, इंडियन को बोलो हमें हमारे साथ कोऑपरेट करें वर्ल्ड वॉर सेकंड में। ब्रिटेन को बार बार प्रेशर किया जा रहा था, किसको? ब्रिटेन को, तो इसलिए आया था क्रिप्स मिशन। ठीक है, अब बात आती है भाई क्रिप्स मिशन आया, अब उसके क्या क्या प्रोविज़न है, क्या क्या वो प्रावधान दे रहा था? क्रिप्स मिशन बोल रहा था हम आपको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे। भैया डोमिनियन स्टेटस हमने तो ख़त्म कर दिया था, हमने तो ये गांधी इरविन के समय भी खत्म कर दिया था। डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए भाई। लाहौर अधिवेशन में बोल दिया था, लाहौर सेशन में, कि भाई हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए फुल इज्जत, मतलब कि फुल फ्रीडम।
ठीक है। ये बात लाहौर अधिवेशन और लाहौर सेशन, सॉरी लाहौर अधिवेशन या सेशन बोलते तो एक ही बात है। लाहौर सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम पे, जिन्होंने खुली इज्जत में बोला गया था कि भाई हमको फुल आज़ादी चाहिए, पूर्ण स्वराज जिसको बोलते हैं, उस टाइम थे हमारे पंडित जवाहर नेहरू जी, उसके सेशन के प्रेसिडेंट। ठीक है, डोमिनी स्टेटस की बात कर रहा है अब आगे 1942 में। और हमने आपसे 10-12 साल बात कर ली थी लाहौर सेशन में, 1929 के आसपास मेरे ख्याल से हमने बात कर ली थी कि भैया नहीं हमको नहीं चाहिए डोमिनी स्टेटस। अब बात कर रहा है बेवकूफ़ आदमी, हम क्यों सपोर्ट करेंगे भाई तेरे को, पागल समझाया अपनी तरह, सिंपल बात है नहीं भाई। चलो आगे बढ़ो। तो इसलिए आया था क्रिप्स मिशन, ये हमने इसको मना करते भाई नहीं। और बोल रहा था क्रिप्स मिशन, बोल रहा था कि भाई वॉर के बाद है ना, जैसे वॉर रुक जाएगा, वॉर रुकते ही ना हम आपको क्या देंगे, हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ना कॉन्स्टिट्यूशन काउंसलिंग बनाएंगे आप लोगों के लिए। भाई तुम जैसे धोखेबाज पे क्यों भरोसा करेंगे, वर्ल्ड वॉर रुक गया, तुम्हें सपोर्ट कर दिया, तुमने नहीं करा, तुम मुकर गए, क्योंकि तुम तो भाई मुकर जाते हो अपनी बातों से। बात समझ में आई, हमने देखा है हर जगह। तो भाई हम क्यों विश्वास करें कि वर्ल्ड वॉर रुकने के बाद हम आप हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना के दोगे, गलत, दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो हमें इनकी बातों पे विश्वास नहीं होता, इन्होंने ये बातें रखी हुई थी कि हम ऐसे ऐसे करेंगे। ठीक, बस समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन 2010 में CSC में पूछा गया था क्रिप्स मिशन के बारे में। कब आया था आपको पता होना चाहिए, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों का कि विद रेफरेंस टू द प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रोविजनल, ठीक है, प्रोविंशियल, ठीक है, असेंबलीज एज वेल एज द प्रिंसिपली स्टेट्स। ठीक है, हिंदी में पढ़ देता हूँ। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं के साथ साथ रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। ठीक है, क्रिप्स मिशन की बात चल रही है, ध्यान रखना। Any province which is not prepared to accept the new constitution would have the right to sign a separate agreement with Britain regarding its future status। कोई भी प्रांत जो नए संविधान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, उसे अपनी भविष्य की स्थिति के संबंध में ब्रिटेन के साथ एक अलग समझौता पर हस्ताक्षर करने का अधिकार है। अब वो बोला कि इनमें से कौन सा सही है, जो क्रिप्स मिशन ने प्रपोजल रखे हैं, इन दो में से कौन सा सही है। तो अब आप बोलोगे सर हमने पढ़ा है क्रिप्स मिशन के बारे में, हमने डिटेल में थोड़ा पढ़ा है स्पेक्ट्रम में, दोनों पॉइंट दे रखे हैं, दोनों इज़ द राइट, दोनों राइट है। ठीक है, सी मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों इज़ राइट। क्रिप्स मिशन में सब चीज़ें दे रखी थी कि भैया कोई भी यदि तैयार नहीं है एक संविधान अपनाने के लिए, ठीक है, तो वो अपना अलग से ब्रिटेन के साथ एक समझौता एग्रीमेंट कर सकता है, उसको हक है। मतलब ये बोला गया था क्रिप्स मिशन में, ये भी राइट बोला गया, ये भी बोला गया। और क्रिप्स मिशन का विरोध भी तो इसलिए हुआ था भाई, ये तो भारत को तोड़ने वाली बात हो गई ना। बस समझ में, ऐसे तो हर कोई जो रियासतें हैं वो अलग अलग हो जाएंगी। बस समझ में, तो वो क्यों इस चीज़ को अपनाएगा कि नहीं भारत एक सार होना चाहिए या भारत मतलब अखंड होना चाहिए, वो क्यों बोलेगा, वो अपना लालच देखेगा। तो ये साले अंग्रेज लोग तोड़ने की बात करने लगे थे। इसी चीज़ को देखो ना कि ब्रिटेन के साथ एक अलग समझौता हस्ताक्षर पर करने का अधिकार रखता है, राइट रखता है रिगार्डिंग टू फ्यूचरिस्ट। बेवकूफ़ आदमी हो गया। ठीक है, तो ये दोनों इन्होंने रखे थे, ये प्रपोजल रखे थे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आता कि क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च इन रिस्पॉन्स टू CSC 2013 भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था। कैबिनेट मिशन, क्रिप्स प्रपोजल, साइमन कमीशन रिपोर्ट एंड वेवल प्लान। कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन और वेवल योजना। बताइए। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो क्रिप्स मिशन की बात जब हम कर रहे हैं हम लोग, तो जो क्रिप्स मिशन ने जो भी शर्तें रखी थी ना, उस पर गांधी जी ने पता क्या बोला था। गांधी जी ने बोला था इट वॉज पोस्ट डेटेड चेक। किसको बोला था, क्रिप्स मिशन के प्रपोजल्स को बोला था। किसने बोला था, महात्मा गांधी ने, कि भाई ये आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट हो चुका है। कि ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई हैं, जो चेक आप लेके आए हो ये तो बैंक ही खत्म हो गया। डोमिनी स्टेटस की बात ही हमने खत्म कर दी थी भाई, तुम कहाँ में डोमिनी स्टेटस दोगे। बस समझ में आ गए। तो ये किसने बोला था, गांधी जी ने। इंग्लिश में फिर बोल रहा हूँ, इट वॉज पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक। ठीक है, हिंदी में ये आगे की तारीख का चेक था जिसको बैंक में नष्ट होने वाला था। ये किसने बोला था, हमारे महात्मा गांधी जी ने बोला था। किस पर बोला था, क्रिप्स मिशन पे। तो ये हाईलाइट एक लाइन है, इसका जरा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए देखो भाई, भारत छोड़ो आंदोलन की जब हम बात कर रहे हैं, तो कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। आपको कि सर 1942 में। और क्रिप्स मिशन कब आया था, तो आपको सर ये भी 1942 में हुआ था, आया था। इसी के विरोध में, क्रिप्स मिशन के ही विरोध में चलाया गया था कौन सा मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। बात समझ में आ गई है। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत आप लोगों को। आप कहोगे सर क्यों चला गया था, मैंने बता दिया भाई। इसके क्रिप्स मिशन के जो प्रपोजल थे, इतने वाहियात प्रपोजल थे, इतने वाहियात थे कि भाई हमको भारत छोड़ो आंदोलन चलाना पड़ा। अब आप समझ रहे हो कितने वाहियात थे ये लोग और ये इनके प्रपोजल यहाँ पे इंडिया में। ठीक है, आपको कुछ मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। 8 अगस्त 1942। ठीक है, 8 अगस्त 1942, ध्यान रखना। एक बैठक की गई, एक मतलब बोलते ना मीटिंग की गई कि भाई अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन कहाँ पर
पास किया गया? आप कहोगे सर गवालिया टैंक, गवालिया टैंक। यहाँ पर एक मीटिंग हुई और यहीं पर हमने एक प्रस्ताव पास करा, कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन का 1842 में। और यहीं पर गांधी जी ने क्या दिए? निर्देश दिए, मतलब कमांड्स दी कि भाई ऐसा है, जितने भी सरकारी सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, सब रिज़ाइनिंग लेटर नहीं देंगे, रिज़ाइनिंग लेटर नहीं देना है, बल्कि अपनी उस महकमे में नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, जो नहीं मतलब ड्यूटी पे नहीं जाना है, और अपनी राजभक्ति घोषित करेंगे कांग्रेस से अपनी, कि हाँ भाई कांग्रेस का राज है, मतलब कांग्रेस के लिए जवाबदेही बनेंगे। ठीक है, जो सेना है, जो हमारी आर्मी है, जो आर्मी है वो त्यागपत्र नहीं देगी, जो इंडियंस हैं आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी में। ठीक है, लेकिन वे सपोर्ट किसको करेंगे? वे इंडियंस को सपोर्ट करेंगे, अपने भाइयों पे गोली नहीं चलाएंगे। ठीक है, ये जो टिप्स वगैरह दिए थे गांधी जी दिए थे। अब आइए चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये CSE ने 2011 में पूछा था कि विच वन ऑफ फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन इज़ नॉट ट्रू अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, इट वॉज अ नॉन वॉयलेंट मूवमेंट, इट वॉज लेड बाय द महात्मा गांधी। नहीं भाई, महात्मा गांधी जी ने डायरेक्टली लीड तो नहीं किया था। ठीक है, इट वॉज ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, एक सफरत आंदोलन था। इट डिड नॉट द अट्रैक्ट द लेबर क्लास जनरल, इसने सामान्य मजदूर वर्ग को आकर्षित नहीं किया। भाई ये गलत है, किया, अट्रैक्शन बहुत किया था भाई। ठीक है, बस समझ रहे हो। अब आप, हाँ सॉरी, बीच में मैं चला गया था कहीं, थोड़ा सा कोई आया था गेट पे, ओपन करने गया था। ठीक है, चलिए देखो भाई, ऐसा है, जो गांधी जी थे, ठीक है, गांधी जी ने इनका नेतृत्व तो किया था, वो भी किया था, लेकिन इन डायरेक्ट वे में, लेकिन किया था, लीड तो महात्मा गांधी जी कर रहे थे। ठीक है, वो बोला कौन सा राइट नहीं है। तो जहाँ मैं थोड़ा सा, यहाँ मैं इस पर कन्फ्यूज़ था और इस पर कन्फ्यूज़ था। ठीक है, तो अभी जब हमने रीड करा तो सबसे बड़ी बात है कि मजदूर वर्ग इसमें शामिल था। भाई ये हो ही नहीं सकता, नहीं था, अट्रैक्ट था, तो ये गलत है। किसी ने बोला नहीं है, नहीं भाई था। ठीक है, तो बी इज़ द राइट एंड डी इज़ द रॉन्ग। उससे पूछा था कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, बाकी भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक, आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुण आसफ अली किस में भूमिगत गतिविधियों की एक प्रमुख महिला आयोजक थी? अरुण आसफ अली की बात हो रही है कि वॉज अ मेजर वुमेन ऑर्गेनाइजर ऑफ अंडरग्राउंड एक्टिविटी। सिंपल बात है भाई, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट मूवमेंट इंडिया। ठीक है, चलिए अब बोल रहे हैं कि आज़ाद हिंद फौज का गठन, वेयर वॉज द आज़ाद हिंद फौज फॉर्म, कहाँ हुई थी बताओ? बर्लिन, टोक्यो, सिंगापुर या रंगून? इसका करेक्ट आंसर सबको पता होगा, कहाँ हुई थी भैया? सिंगापुर में। दिस राइट। ठीक है, 1942 में ही जब भारत छोड़ो आंदोलन भी चल रहा था, कुछ मिशन भी आ रहा था, सब चीज़ चल रही थी, एक साइड सिंगापुर में क्या हो रहा था? हमारे इंडियन नेशनल आर्मी, मतलब आज़ाद हिंद फौज का गठन हो रहा था। ठीक है, इसका पहला गठन जापान की सहायता से किसने किया था? INA को फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश किसने किया था जापान की हेल्प से? मोहन सिंह जी ने। ठीक है, मोहन सिंह, कभी सुभाष चंद्र बोस बोलते, ध्यान रखना, मोहन सिंह। ठीक है, इन्होंने गठन किया था 1942 में आज़ाद इंडियन नेशनल आर्मी का, सिंगापुर में, जापान की हेल्प से, क्योंकि जापान तो ब्रिटिश का दुश्मन था। सिंपल सी बात है भाई, होना नहीं, वो बोलते नहीं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, यही तो है, सिंपल है, तो वो वाली बात है। ठीक है, और बाद में इसका पुनर्गठन, मतलब इसको पुनः स्ट्रक्चर किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने, इनके बाद। ठीक, 1942 में सिंगापुर में हुआ था, और जब सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था इसका क्या पुनर्गठन किया था? ठीक है, मतलब रीस्ट्रक्चर किया था, वो कब किया था? 1943 में, एक साल बाद, ये 1942 की बात है। बात समझ में आ गई? नारा जय हिंद दिल्ली चलो किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बात समझ में आ गई? चलिए, और महिलाओं के लिए कौन सी रेजिमेंट खोली हुई थी, नाम बताइए? आपको सर झांसी रानी रेजिमेंट महिलाओं के लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो लोग थे, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों, ये नाम याद आ रहे हैं आपको? आप लोगों ने कहाँ पढ़े थे ये नाम? आप कहोगे हाँ सर याद आ रहे हैं, ये तो सारे के सारे इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज के कौन थे? अधिकारी थे, सेना में ना, ये सैनिक थे, हमको पता है सर। ठीक है, अब किस रूप में याद किया जाता है? देख लीजिए, INA के अधिकारी के रूप में याद किया जाता है, इतना बात याद हो गया आपको। ठीक है, अब हुआ क्या था, अब मैं आपको बता देता हूँ ये क्यों फेमस है ये नाम।
देखो यूपीएससी की खासियत है, आप नाम जरूर याद कर लीजिए। जैसे कि आपने ये नाम याद कर लिया, आपने ऊपर आसफ खां जी के बारे में बात कर लिया, भूमिगत जो गतिविधियाँ कर रही थी। आप थोड़े से नाम और देख लीजिए, एनी बेसेंट का नाम थोड़ा पढ़ लीजिए आप, ठीक है। एनी बेसेंट के साथ साथ आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए जो सूर्य सेन जी थे हमारे मास्टर था, ठीक है। इनके साथ जो प्रीति लता थी और भी महिलाएं थी, उनके भी नाम याद कीजिए, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है, पूछा गया है, ठीक है। ये सब चीज़ें नोट करिए, जो इंपॉर्टेंट नाम है उनको प्लीज़ याद जरूर करिएगा, ठीक है। आइए, तो ये राइट हो गया। अब होता क्या है कि भाई देखो, ऐसा था, सिंपल सी बात बता देता हूँ आप लोगों को कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, आईएनए बनाई। और आईएनए को सपोर्ट कौन कर रहा था? जापान कर रहा था। अब यही जापान किससे हार गया? ब्रिटिश से हार गया, युद्ध में हार गया, ठीक है। अब हारने के बाद अब ये तीनों लोग, ये सब लोग पकड़े गए, ठीक है। तो इन पर ही ब्रिटिश सरकार ने क्या चलाया? मुकदमा चलाया। कौन सा? आप कहोगे सर, रेड फोर्ट ट्रायल्स चलाया, रेड फोर्ट ट्रायल्स चलाया, ठीक है। ट्रायल्स चलाई मतलब लाल किला मुकदमा चलाया गया ना, 1945 की बात है, ठीक है। समझ में आ गई? तो ध्यान रखना कि दिल्ली के लाल किले पर मुकदमा किन लोगों पर चला? तो वे थे हमारे आईएनए के अधिकारी, ये सब नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, ये सब शामिल थे, ठीक है। इन पर चलाया गया, ठीक है। बस समझ। इन पे आरोप लगा कि भाई आपने ब्रिटिश भारतीय सेना के खिलाफ युद्ध किया है, क्योंकि तो जापान की साइड से मतलब सपोर्ट मिल रहा था सब कुछ, तो अगेंस्ट हो गए थे ब्रिटिश के, सिंपल सी बात है, ठीक है। और हम लड़ भी से ले रहे थे कि भाई सपोर्ट मिलेगी, हमने देश को आज़ाद करा लेंगे, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, जब इन पे ये रेड फोर्ट लाल किला मुकदमा चल रहा था, तब इनको सपोर्ट करने कौन कौन वकील थे? तो पहले हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, दूसरे हैं भूला भाई देसाई। कौन है जी? भूला भाई देसाई। नाम याद रखना जरूरी है। जवाहरलाल नेहरू को सबको याद रहेगा, लेकिन भूला भाई देसाई आप भूल जाओगे, ठीक है। एक हमारे तेज बहादुर सप्रू। अब मान के चलो, ये 3 नाम मैं आपको देता हूँ और 3 नाम मैं बोलता हूँ, इन क्वेश्चन की जगह ये 3 नाम रख देता हूँ, जवाहरलाल नेहरू और ये भूला भाई देसाई और तेज बहादुर सप्रू। अब मैं आपसे बोलता हूँ स्टेटमेंट देखिए, ये बताइए किस चीज़ से जुड़े हुए हैं? तो आप कहोगे सर ये वकालत से जुड़े हुए हैं। किसके? ये इन्होंने वकालत की थी किस मुकदमे में? रेड फोर्ट मुकदमे में। बस समझ में आ गई? तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। देखिएगा कि मैं अब आप लोगों को कुछ बता रहा हूँ। देखो, मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, रात के बज रहे थे 2 AM, ठीक है। अभी मैं आप लोगों के जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात के 2 बज चुके हैं, 2 से ऊपर हो चुके हैं। और भाई मुझे आ रही है, देखो अब थोड़ा सा नींद और पानी की शॉर्टेज है, पानी भी नहीं लाया हूँ मैं, और पानी लेने जाऊँगा, थोड़ा सा मैं सोऊंगा। तो मैं अब कुछ नहीं, ये क्वेश्चन बचा है 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। इन 4 क्वेश्चन पे मैं छोटी सी एक वीडियो लाऊंगा, वहाँ मैं इनको डिस्कस कर दूँगा, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत देखो थका हुआ हूँ और इतनी एनर्जी थी कि आपको इतना डिटेल मैंने कवर करा दिया। मैं नहीं चाहता कि इन 4 क्वेश्चन के पे भी मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, ठीक है। मैं आपको इनको अच्छे से पढ़ाऊँगा कि कैबिनेट मिशन बचा हुआ है अभी आप लोगों के सामने, ठीक है। साथ में आपको माउंटबेटन योजना भी बची हुई है, ठीक है। तो थोड़ा सा योजना रिपोर्ट देख लेंगे, ये 2-3 क्वेश्चन है, तो मुझे थोड़ा सा आप लोग टाइम दीजिएगा, ठीक है। और अभी इतना ही रखते हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू। बस एक पार्ट आएगा ये 2-3 क्वेश्चन पे, और कुछ जो मैं अपकमिंग प्रोग्राम ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए रखते हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू, गुड नाइट आप सभी को। और प्लीज़ अपना प्यार दिखाना, सब्सक्राइब करना चैनल को, है ना। धन्यवाद।